A very good afternoon to all of you. Welcome to Job Grade IAS. Today, we will see one more important topic of modern Indian history, and this is non-corporation movement. तो यहाँ पर हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, जिसमें ट्राई करेंगे कि सारे फैक्ट्स को हम कवर कर लें. राइट. नॉन कॉरपोरेशन मीन्स असहयोग, कोई कॉपरेशन नहीं. ठीक है. अगर आप किसी के साथ कॉपरेट नहीं करोगे तो उसे कैसा लगेगा? ही विल फील बैड. ठीक है. तो यहां पर आइडियोलॉजी ये थी कि ब्रिटिश के साथ, उनके लॉज के साथ, उनके नॉर्म्स के साथ कॉपरेट ना किया जाए. और ये आइडिया था महात्मा गांधी का. तो लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वाज महात्मा गांधी. ठीक है. अब जरा देखेंगे कि ये मूवमेंट क्या था, इसका एक स्वरूप क्या था, इसके फीचर्स क्या थे, ये क्यों लॉन्च होता है, कैसे ये पीक पर जाता है और क्यों ये डाउन हो जाता है. ठीक है. एक के बाद एक हम डिस्कस करते हैं. So this non-cooperation movement was the first nationwide movement launched by Gandhiji in 1920 to mobilize the masses. Right? Gandhi always believed कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स से हम इंडिपेंडेंस को नहीं ले सकते. राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स का जो तरीका था वो काफ़ी स्लो था. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में आप लेते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आप एप्लीकेशन लगाएंगे, उनसे आप लिटिगेट करेंगे. राइट. उनके उनके बेसिकली आप खास बने रहेंगे, तो वो आपको धीरे धीरे आपको सिंपैथेटिक वे में आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे. गांधी जी का ये बिलीव नहीं था. तो गांधी जी ने कभी इसको अपोज भी नहीं किया. गांधी जी का ये मानना था कि जिसकी जैसी अप्रोच है वो वैसे उसको फॉलो करे. जैसे मॉडरेट अप्रोच थी, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स. राइट. गांधी जी की अप्रोच थी कि हम मास एजिटेशन के थ्रू ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे. ठीक है. तो यहां पर गांधी जी का जो एम हो जाता है वो था सेल्फ गवर्नेंस और स्वराज. एम क्या था कि हमें स्वराज चाहिए. ठीक है. हमें अपना राज चाहिए. यहां पर हम देखते हैं कि यह मूवमेंट कैसे शुरू होता है. ऑब्वियसली गांधी जी वॉज अ मास लीडर उस समय, और गांधी जी 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था और 1918 में जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, उसके थ्रू गांधी जी ने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की थी. कांग्रेस में भी आए, और अब ये इस मूवमेंट को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी. लीडरशिप गांधी जी की रहेगी. यहां पर कांग्रेस का नागपुर सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है. उसको इस समय एम विजय राघवाचारी प्रिसाइड कर रहे थे. मतलब प्रिसाइड का मतलब उसके अध्यक्ष थे उस सेशन के. और यहां पर ये बता देते हैं कि हाँ, हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को अब लॉन्च करने वाले हैं. तो नॉन कॉरपोरेशन को हम लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास इंडिया की सारी एस्पेक्ट के लोग आएंगे. मतलब पीपल फ्रॉम स्कूल्स, पीपल फ्रॉम कॉलेजेस, पीपल फ्रॉम पुलिस, पीपल फ्रॉम आर्मी, पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, सब आएंगे और आपको कॉपरेट करेंगे. जरा जानते हैं कि इस मूवमेंट के होने के पीछे के कॉजेस क्या क्या थे. ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट पूरी हरकत में आया. देखो, इतना बड़ा मास मूवमेंट जो होता है वो कभी भी एकदम से लॉन्च नहीं हो सकता है. वो उसका धीरे धीरे एक फॉर्म तैयार होती है. राइट. आपने अगर थोड़े भी मूवमेंट पढ़े हों, जितने भी, या फिर कुछ न्यूज़ में भी रहते हैं, है ना, जैसे किसान आंदोलन वगैरह जो होते हैं, अभी भी धरना वगैरह होते हैं, वो कभी भी एकदम से नहीं होते हैं. छोटे से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उसकी फॉर्म बड़ी होती जाती है. तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है. तो यहाँ देखो, पहला जो इसका कॉज था वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. ये रिफॉर्म्स आते हैं 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से. ठीक है. और ये जो रिफॉर्म्स थे, ये बेसिकली इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाए. क्यों सेटिस्फाई नहीं कर पाए? क्योंकि इंडियंस का एम था सेल्फ रूल. बट इन्होंने सेल्फ रूल तो दिया नहीं, और गिफ्ट में हमको दे दिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. अब मैं बताता हूँ ये रिफॉर्म क्यों आए थे. जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तब इंडिया ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया था इसी चीज के लिए कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1
खत्म हो जाएगा और अगर ब्रिटेन जीत गया तो ब्रिटेन इंडिया को सेल्फ रूल दे देगा, बट ब्रिटिश ऐसा नहीं करते, वो गिफ्ट में इंडिया को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फॉर्म में देते हैं। तो इसमें फीचर्स क्या थे? वैसे तो एक्ट काफी बड़ा है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। हमें चाहिए था सेल्फ रूल, जो हमें दिया नहीं। दिया तो क्या दिया हमें? एक तो दी डाइआर्की। डाइआर्की मतलब द्वैध शासन, दोहरा शासन, राइट? एक साइड से ब्रिटिश भी ऑपरेट कर रहे हो, हम भी ऑपरेट कर रहे हैं, बट डाइआर्की में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो ब्रिटिश के पास रहे, और जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे जिसके थ्रू हम सेल्फ रूल को अचीव ही नहीं कर सकते थे, वो इंडियंस के पास रहे। जैसे कि आपके इंडियंस को जो दिया, वो दी लोकल बॉडीज, ठीक है, सैनिटेशन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि एक्ट बड़ा है तो हम उस पर इतना नहीं अंदर घुसेंगे। और अगर हम ब्रिटिश अथॉरिटी की बात करें तो इन्होंने डिफेंस, कम्युनिकेशन, और फाइनेंसेस वो अपने पास रख लिए। मतलब ये कैसा रूल है जो आपको सेल्फ रूल दे ही नहीं रहा है? कैसा एक्ट है कि जिसमें आप ना तो अपना डिफेंस डिटरमाइन कर सकते हो, ना अपने कम्युनिकेशंस डिटरमाइन कर सकते हो, ना ही आपके फाइनेंसेस आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो इंडियंस एंड इंडियन लीडर्स वर अनसेटिस्फाइड बाय दीज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट इज रोलेट एक्ट। यू नो वेरी वेल कि रोलेट एक्ट में क्या था कि किसी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट डिटेन कर सकती थी, मतलब गिरफ्तार कर सकती थी विदाउट एनी ट्रायल के। मतलब जनरली क्या होता है, आप अरेस्ट होते हो, ट्रायल चलता है, उसके बाद आपको डिटेन किया जाता है, बट यहाँ पर विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी वारंट आपको डिटेन कर लिया जाता था, और ये 2 साल तक चल सकता था। तीसरा, इसमें कभी कभार पूछ रहे थे क्या इसमें डेथ पेनल्टी थी, तो डेथ पेनल्टी नहीं थी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये नहीं थी। ठीक है, तीसरा इसका रीजन था जलियांवाला बाग मैसेकर। ऑब्वियसली रोलेट एक्ट को अपोज करने के लिए जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन जब सिख इकट्ठा हुए थे, तब जनरल डायर ने अनआर्म्ड लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। और वो मैसेकर कैसा हुआ था ये सब आप लोग जानते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी उभर के बाद में आते हैं, शंकर नैयर सर, जो बहुत बड़े लॉयर थे उस टाइम। ठीक है, तो बेसिकली वो जलियांवाला बाग मैसेकर के जो विक्टिम्स होते हैं उनका केस वो लड़ते हैं। हालांकि केस 5 सुनवाई तक चलता है, वो हार भी जाते हैं केस को, बट ऐसी जो चीज़ें होती है, रोलेट एक्ट जैसी चीज़ें और मार्शल लॉ जिसके अंडर में ये मैसेकर हुआ था, वो रिपील हो जाता है, हटा दिया जाता है। बट जलियांवाला बाग मैसेकर ऑब्वियसली इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा वाउंड था, तो ये भी एक रीज़न था इस मूवमेंट को लॉन्च करने का। नेक्स्ट इज खिलाफत इशू। yesterday only I told you about the entire खिलाफत मूवमेंट, और मैंने पूछा था उस क्वेश्चन में क्या खिलाफत का जो इशू था ये ओनली रीजन था नॉन कॉर्पोरेशन के लिए? आंसर वाज नो, है ना, यहां पर आप देख सकते हो खिलाफत इशू। ठीक है, एंड अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज। ये अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज क्या थी कि इंडियंस को आप ट्रेड से बाहर करते थे। ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश लोगों का काफी नुकसान हुआ था, रेवेन्यू लॉस हुआ था उनका वॉर के चक्कर में, तो यहाँ पर ये इंडियंस को लगातार ट्रेड से बाहर रखेंगे, टैक्स के रेट हाई रखेंगे, और महंगाई भी बहुत ज्यादा हो जाएगी चीजों की। तो इसको, इन 4 मोटे रीजंस को लेकर के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है। गांधी जी की अपनी अलग फिलॉसफी थी कि उनको सेल्फ रूल तो लाना ही था। नेक्स्ट, अब क्या इसके फीचर्स होंगे उनको जरा देखते हैं। पहली चीज कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लोगों को अर्ज करता है कि आप अपनी लोकल बॉडीज की पोजीशंस है उनसे रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि लोकल बॉडीज आपको दी गई थी स्टेट्स में, यहां पर ऑब्वियसली इनके इलेक्शंस भी हो रहे थे, तो यहां पर ये मूवमेंट कहता है कि आप इनसे रिजाइन कर दीजिए। दूसरा, जो लोग गवर्नमेंट में थे उस टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब्स में थे इंडिया में, वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दें। तीसरा,
पेरेंट्स को अर्ज किया गया कि अपने बच्चे जो हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस से बाहर कर दें, निकलवा लें। वोटर्स जो थे उस टाइम, उन्होंने अपने इलेक्शंस को बॉयकॉट किया था। ठीक है, इवन इंडियंस ये मानते थे कि हम ब्रिटिश आर्मी में भी अब अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि अगर ये सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं, ये सारे मेजर्स अगर फेल कर जाते हैं, तो हमारी नेक्स्ट अप्रोच होगी, वो होगी हम टैक्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, अब आप देखो कि ना तो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज दे रहे हो, ना ही ब्रिटिश आर्मी में आप सर्विस दे रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश लोगों को इंडिया की पावर पता लगी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में जो वाइट सोल्जर्स थे वो काफ़ी मारे गए थे, बट इंडियंस जो ब्रिटिश ट्रूप्स के अंडर में लड़े थे, उनकी परफॉर्मेंस ओरिजिनल ब्रिटिश सोल्जर से ज़्यादा अच्छी थी। तो यहां पर अब जब ब्रिटिश आर्मी को इंडियन सोल्जर नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली उनको लगेगा कि हम वीक हो रहे हैं। और ये सारे रीजंस तो हैं ही जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और अगर ये फेल होते हैं तो टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब ये मूवमेंट धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू होता है, फैलना शुरू होता है। तो यहाँ पर अराउंड 800 स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो होते हैं उनको आप बॉयकॉट कर देते हैं, चाहे वो बेसिकली स्टूडेंट कॉलेज के थे या स्कूल के थे, ये इन्हें बॉयकॉट कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस मूवमेंट को लीड करते हैं नेशनल कॉलेज ऑफ कैलकाटा से। नाउ अब थोड़ा सा नेशनल कॉलेज ऑफ कैलकाटा को आप बता देता हूँ। नेशनल कॉलेज ऑफ कैलकाटा था इसको 1906 में बनाया था, और ये औरोबिंदो घोष ने बनाया था। ठीक है, तो इस कॉलेज से इस मूवमेंट को लीड करते हैं सुभाष चंद्र बोस। लाला लाजपत राय पंजाब से लीड करते हैं। उस टाइम लाला लाजपत राय यूएस में थे। इस मूवमेंट को लीड करने के लिए ये यूएस से इंडिया वापस आते हैं और 2 साल जेल भी गए थे। यहाँ पर जो लिक्वर शॉप थी, शराब की दुकानें थी, उनको जबरदस्ती बंद कराया गया, जो प्रोटेस्टर्स थे। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें हमारे चंद्रशेखर आजाद, उनका भी बहुत बड़ा रोल था ना। खिलाफत कमेटी जो थी, जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी, उनका एक सेशन हुआ था, वो हुआ था कराची में। ये सेशन कराची में होता है, और यहां पर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ब्रिटिश आर्मी में मुस्लिम्स की सर्विस मानी जाएगी हराम, मानी जाएगी अनलॉफुल एज पर द मुस्लिम रिलीजन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं कि लोकल डेवलपमेंट इस मूवमेंट में क्या क्या थी, कि किन किन रीजन्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं गुंटूर, यह है आंध्रा में। तो यहां पर ऑब्वियसली टैक्स नहीं देने की बात थी कि हम टैक्स नहीं देंगे। ये थोड़ा सा पॉइंट ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि आंदोलन का एजेंडा ये था कि इन केस अगर हमारे 4 मेजर्स ये फेल कर जाते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, स्कूल कॉलेज लोकल बॉडीज छोड़ना, गवर्नमेंट जॉब छोड़ना, स्कूल कॉलेज छोड़ना एंड वोटिंग का बॉयकॉट करना, अगर ये फेल हो जाते हैं तब हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग ब्रिटिश आर्मी। बट यहां पर आंध्रा में गुंटूर में सीधे ही बोल रहे हैं कि हम टैक्स देंगे ही नहीं। ठीक है, चाहे मुद्दे हमारे फेल हो या पास हो, बट हम टैक्स देंगे ही नहीं। डेफियंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज, कि जो फॉरेस्ट लॉज वहां पर ब्रिटिश ने बनाए हुए थे उनको भी हम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट इज असम। असम में जो टी प्लांटर्स थे, जो लेबर जो टी प्लांटेशन में लगी होती थी, वो स्ट्राइक पर चली जाती है। और ब्रिटिश लोगों के लिए टी प्लांटेशन और टी का जो बेसिकली ट्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आप देखो यहाँ पर काम नहीं होगा तो उनका कितना ज़्यादा काम पेंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, मिदानपुर बंगाल। तो बंगाल में मिदानपुर में एक यूनियन टैक्स बोर्ड होता था। ये यूनियन टैक्स बोर्ड अपने टैक्सेस लगाता था और जो काफ़ी हाई थे, तो इनको अपोज करते हैं और ये सक्सेसफुल भी होता है। जब मूवमेंट खत्म होता है तब ये टैक्स बोर्ड खत्म हो जाता है और इनकी जगह पर पंचायत आ जाती हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं।
कि मूवमेंट के बाद पंचायत आ जाती है, ठीक है। दिस वाज अ सक्सेस। पंजाब में अकाली दल मूवमेंट होता है, हालांकि अकाली दल मूवमेंट थोड़ा पहले ही चल रहा था। जनरली होता क्या था कि जो सिख गुरुद्वारे होते थे उसमें जो टॉप पोजीशंस होती थी वो ब्रिटिश लोगों ने हेरिडिटरी कर दी थी, वंशानुगत कर दी थी, और उस पर महंत लोग बैठा करते थे। और अब उनको पता है कि जब हम ही हमारे ही फैमिली की लीनियज के लोग टॉप पोजीशंस को एक्वायर करने वाले हैं तो करप्ट प्रैक्टिसेस वहां पर स्टार्ट हो गई थी। तो अकाली दल मूवमेंट भी जो था वो इसमें मर्ज हुआ था, और बेसिकली यहाँ पर गुरुद्वारास जो थे उनको आपने करप्ट करप्ट ऑफिशियल से बचा लिया था। तो ये कुछ लोकल डेवलपमेंट्स थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब ये मूवमेंट पूरे पीक पर चल रहा है, ठीक है, और गांधी जी ने ये बात बोल दिया था पहले ही कि अगर ये मूवमेंट 1 साल तक सस्टेन कर लिया, अगर हम 1 साल तक इस मूवमेंट को लेकर चलते रहे, विच इज नॉट इजी। मैं आपको जब गांधी पढ़ाऊंगा तो वी विल डिस्कस कि मास मूवमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली एक लिमिटेड टाइम तक ही चल सकते हैं, ठीक है। सारी जनता को आप एक लिमिटेड टाइम तक ही साथ रख सकते हो, ऑब्वियसली सबको अपने अपने काम होते हैं। तो गांधी जी की अप्रोच ये थी कि अगर 1 साल तक हम सारे लोग इस मूवमेंट को सस्टेन करा देते हैं तो हम सेल्फ रूल को अचीव कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक 4 फरवरी 1922 को यहाँ पर एक इवेंट होती है जिसको आप बोलते हैं चौरी चौरा कांड। सो चौरी चौरा वाज अ विलेज, इज अ विलेज इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पुलिस जो होती है प्रोटेस्टर्स पे फायर कर देती है, और रिटेलिएशन में प्रोटेस्टर्स पुलिस थाने में आग लगा देते हैं। तो वहाँ पर 22 पुलिसमैन और आई थिंक 3 सिविलियंस भी थे। इतना तो आपको याद नहीं रखना है सिविलियन कितने थे, बट मोटा मोटी 22 पुलिसमैन जो थे वो जिंदा जल जाते हैं। नाउ गांधी's aim was very clear, his agenda was very clear. He never wanted success of any movement on the cost of violence. हिंसा की तर्ज पर गांधी किसी भी मूवमेंट की सक्सेस को चाहते ही नहीं थे। और गांधी जब ये मूवमेंट पीक पर होता है तो इसको विड्रॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर ये मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली अब ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा तो पूरे कंट्री में एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा, निराशा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पीक पर इस मूवमेंट को विद्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये बहुत लंबे टाइम तक एक वैक्यूम क्लियर हो जाएगा क्योंकि गांधी जी को पकड़कर अब जेल में डाल दिया गया है, ठीक है, उनको सजा हो गई थी। तो पूरे काफी लंबे टाइम तक पूरे इंडिया में एक लीडरशिप वैक्यूम हो गया है कि अब कोई ऐसा बड़ा लीडर कौन आएगा जो लीड करेगा। नाउ ब्रिटिश पीपल विल कम टू द पिक्चर। ब्रिटिश लोग वापस अपनी हरकत में आएंगे और अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर आएंगे। फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे, अलग अलग लीडर्स अलग अलग जगहों पर जाकर के लीड करने लग जाएंगे। इवन अब जो कांग्रेस है उसके अंदर भी आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी मतभेद होने लग जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो मेन चीजें जो आने लग जाती है देश में वो होती हैं, एक तो राइज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, क्रांति का दौर, क्रांतिकारी का दौर, ठीक है। कि अब यूथ डिसाइड करती है कि बम और बंदूक के दम पर हम क्या लेंगे, इंडिपेंडेंस लेंगे, ठीक है। कांग्रेस में एक मतभेद हो जाता है कि हम मास मूवमेंट ही करें, गांधी जी की बेसिकली हम ओपिनियन के तहत चले, या फिर दूसरे तरीके अपनाएं जो कि चुनाव लड़ना था, ठीक है। गांधी जी ने तो साफ कह दिया था यहाँ पर कि भाई आप तो क्या करो कि चुनाव का बॉयकॉट कर दो, ठीक है, बॉयकॉट कर दो, वोटर ही मत बनो। बट यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं वोटर क्या बनना, हम तो लीडर बनेंगे, चुनाव के थ्रू लीडर बनेंगे। तो यहाँ पर काफी एक टसल हो जाता है, और इसके बाद एक नई इवेंट्स कंट्री में शुरू होने लगती है, और ये तब तक चलती है जब तक गांधी जी जेल से रिलीज नहीं हो जाते। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके क्वेश्चंस आज थोड़े से रह गए हैं, हम उसको आगे वाले सेशन में ऐड करेंगे। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स सब्सक्राइब। थैंक यू।